Good morning, all of you. Structure of atom, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन आइटम। आज के इस पार्ट में हम डिटेल्स अबाउट बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन आइटम को लर्न करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के पहले पार्ट वन और पार्ट टू, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। इस पार्ट को समझने के पहले वो दोनों पार्ट एक बार आप लोग देख लो, उसके बाद ही इस पार्ट को आप लोग समझ पाएंगे। सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के पहले हम रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक के ऊपर एक बार फोकस कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a circular orbit, but some drawbacks are occurs by Rutherford's theory. Namely, number one, if electrons are negatively charged and protons are positively charged, so there is an attractive force between electrons and nucleus, and electrons are always collapse in the nucleus. According to our Maxwell theory, every charged particle when moved definitely radiate the energy, and finally it come close and close to the nucleus, and electrons are always collapse in the nucleus. But actually it does not happen, and atoms are the stable. और भी एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड की थ्योरी का, कि ये जो थ्योरी थी वो इलेक्ट्रॉन्स के जो ओरिएंटेशंस है, अलग अलग सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशंस है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रही थी। अब इन सब ड्रॉबैक को मिनिमाइज करने के लिए बोर्स थ्योरी अपने सामने आई। दोस्तों, बोर्स थ्योरी को समझने के पहले हम एक पार्ट को एक बार समझ लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये दो अलग अलग फोर्सेस सर्कुलर मोशन में एक्ट करते हैं। सो दोज फोर्सेस व्हिच कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर in circular motion is called centripetal force, and those forces which is away from the center in circular motion is called centrifugal force. अब एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। आप लोग कभी यात्रा में वगैरह जाते हो, वहां पे जो मेरी गो राउंड्स होता है, उसके ऊपर जो चेयर्स होती है उसमें हॉर्स वगैरह होते हैं, बच्चे उसके ऊपर बैठते हुए जब वो रोटेट होने लगती है तो वो चेयर्स पुल अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसा महसूस होता है कि वो हमें अवे फ्रॉम द सेंटर खींच रहा है। सो दोज फोर्सेस व्हिच इज अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में दो चीज आप लोग एक बार समझ लें। सेंट्रीपिटल फोर्स है रियलिस्टिक फोर्स है, रियल फोर्स है, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज इमेजिनरी फोर्स, उसे स्यूडो फोर्स कहा जाता है। Because as soon as the motion is stopped, these forces disappear, and therefore this centrifugal force जो away from the center है वो फीलिंग है, it is called imaginary force और pseudo force। दोस्तों, और भी कुछ एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो। यानी कि अगर हमें उस बोर्स की थ्योरी को सबसे पहले समझना है तो उन दोनों फोर्सेस को आप एक बार क्लेरिफाई कर लो। अब ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप लोगों का क्लियर है तो एक स्टेटमेंट मैंने अपने बोर्ड्स के ऊपर लिखा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड एवरी सर्कुलर मोशन। यानी कि जहां भी सर्कुलर मोशन है उस सर्कुलर मोशन के पीछे सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। अभी स्टेटमेंट को जरा आप लोग समझ लीजिए, जहां जहां सर्कुलर मोशन है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता ही है। यानी कि सिंपल स्टेटमेंट इस तरह से आ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी सर्कुलर मोशन, और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। आप जरा सेकंड स्टेटमेंट समझ लेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ए रिजल्ट है सर्कुलर मोशन का, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन हो रही है, और जब सर्कुलर मोशन के ऊपर कोई बॉडी घूम रही है तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को रियल फोर्स कहा जाता है, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये उसका रिजल्ट है, ये फीलिंग है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सो कॉल्ड दैट इज इमेजिनरी फोर्स और स्यूडो फोर्स। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा और अच्छी तरह से एक बार समझ लेंगे। सपोज बेस्ट एग्जांपल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर रखा है। मान लो कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग ने अपने छोटा सा पॉट लिया है,
उस टिन के ऊपर आपने उसको टाइट किया है और उस छोटे से पॉट में आपने पानी भरा है। अब आप उसको वर्टिकल मोशन में रिवॉल्व कर रहे हो। ओके, जब वो वर्टिकल मोशन में टॉप पोजीशन पे जाएगा तो डेफिनेटली हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ड्यू टू द ग्रेविटी वो वाटर नीचे स्पीड होना चाहिए। बट डेफिनेटली जब आप लोग उसको पर्टिकुलर मोशन से रिवॉल्व कर रहे हो, हमने बचपन में सब देखा है, तो एट द टॉप पोजीशन दिस वाटर डज नॉट स्पिल आउट, वो वाटर नीचे नहीं गिर रहा है बिकॉज डेफिनेटली वो पूरा अपना सर्कल कंप्लीट करके भी वापस अपने लोकेशन पे आ जा रहा है। इन द सेम मैनर, क्योंकि एट द टॉप पोजीशन उसे दोनों के फोर्स एक्ट करते हैं। सेंटर के पास खींचने वाला ग्रेविटी फोर्स है और वो सर्कुलर मोशन का जो फीलिंग है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। And due to these two forces equal, definitely this circular motion is possible. In the same manner, electrons are negatively charged, protons are positively charged, and when electrons are revolving around the nucleus, there is a centripetal force act toward the center. That is electrostatic force of attraction. And वो उसे centripetal force देता है. And at the same time, centrifugal force also away from center की. अब इस पूरे कंटेंट को अगर हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल है एंड देयरफॉर बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर मोशन, ना तो वो बाहर जा रही ना तो अंदर आ रही। सेम लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाला है, प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू the centripetal force responsible for the circular motion given by electrostatic force of attraction between negative charge electron and positive charge of the nucleus. Yani according to Bohr's theory, electrons are revolving around the nucleus in a circular orbit like planetary motion. जिस तरह से सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है। अब वो जो सर्कुलर पाथ है, जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसे ऑर्बिट कहा जाता है, उसे मेन सेल कहा जाता है। और उस मेन सेल के जो नाम थे, जो सिंबल्स थे, वो के एल एम एन ओ पी या तो फिर उसे एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से नाम दिए जाते हैं। अब these orbits are arranged concentrically around the nucleus in an increasing order of energy, यानी इस तरह से न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक एक रिंग के जैसा वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। And every orbit having, जैसे हम न्यूक्लियस से आगे जाएंगे, इंक्रीज द एनर्जी, यानी कि के सेल से एल सेल की एनर्जी जाता है, उससे एम की जाता है एंड सो ऑन। If you go away from the center, if you go away from the nucleus, energy of orbit goes on increasing. And सबसे important point is theory का, the energy of electron does not change until now। वो इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, वो विदाउट रेडिएशन ऑफ एनर्जी, so therefore this energy, this orbit is called stationary orbit। stationary orbit का मीनिंग यहाँ पे लेना है कि वहां की एनर्जी कांस्टेंट है, until electrons are revolving around the nucleus, energy does not change and therefore these orbits are called stationary orbit। अब जरा पूरे अभी तक की थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लेंगे। डेफिनेटली बोर्स ने कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेन सेल इज 2n स्क्वायर, तो डेफिनेटली फर्स्ट सेल में यानी कि के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 2 आएंगे बिकॉज 2n स्क्वायर फार्मूला है। n की वैल्यू अगर हमने 2 पुट की, इसका मतलब सेकंड सेल में जैसे हमने l कहा है कि 2 की वैल्यू अगर हम n की वैल्यू अगर 2 पुट किए तो डेफिनेटली वो 8 आता है। सो देयरफॉर फर्स्ट सेल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड हैविंग 18, फोर्थ हैविंग 32 एंड सो ऑन। सपोज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट सेल दैट इज नथिंग बट द k सेल, electron capacity is 2, second cell having L, definitely electron capacity is 8, then 18, then n cell that is 4 cell having 32। one question from you that suppose अगर fifth number की main cell है तो how much electrons are present maximum in that fifth cell? Very simple answer, because 2n square is formula, if fifth value is put by n value, so therefore fifth square is 25 multiplied to, so therefore get the answer is 50 in front of you। Okay, so this is the chart of maximum number of electrons in the main cell। Is that clear? So this is very simplest diagram in front of you। This diagram shows that if you are away from the center, energy goes on increasing। So first cell is having 2, then 8 electrons in second cell, that is 18 in the third cell, 32 in the fourth cell and so on।
इस तरह से हमने प्रीवियस पे देखा है। सो देयर आर 3 बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। अब बोर्स थ्योरी की पूरी जो कंसेप्ट है वो 3 पोस्टुलेट्स में हमने डिवाइड की। उनमें सबसे पहला आता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब उसे ऐसा भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ड्यू टू centripetal force provided by electrostatic force of attraction between negative charge electron and positive charge of the protons, यानी कि न्यूक्लियस। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कल मोशन में रिवॉल्व हो रहा है तो उसके पीछे का रिस्पांसिबल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस मोशंस को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। Okay, so this is the reason why electrons are revolving around the nucleus. Now the second postulate, every electron is revolving in a fixed orbit. हर कोई इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। The reason behind it, the angular momentum. As electrons can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. दोस्तों h का मतलब यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू योर बोर्स थ्योरी कि हर कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, और उसके पीछे का जो रीजन है वो है एंगुलर मोमेंटम, और वो एंगुलर मोमेंटम हर सेल का फिक्स है। जैसा कि सपोज सेल नंबर 1 है तो n h upon 2 का मतलब 1 मल्टीप्लाई h upon 2 पाई। अगर सेकंड सेल है तो ट्वाइस ऑफ h upon 2 पाई, थर्ड है तो थ्राइस ऑफ h upon 2 पाई। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम जिसे mvr या फिर उसे I ओमेगा से दिया जाता है, definitely is equal to n h upon 2 pi, and n stand for that their orbit number, namely 1 2 3 4 so on also. So मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर फोर्थ नंबर के सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? So 4 multiply h upon 2 pi is very simple. So every electron is revolving around the nucleus in a fixed orbit due to angular momentum, and the angular momentum is given by that mvr or I omega is equal to nh upon 2 pi. N is an integer number, that is 1 2 3 4 5, and h upon 2 pi is a constant, h is a Planck's constant. Now third postulate, if electrons revolving in a fixed orbit, it is a stationary orbit. But if electrons are absorb some energy, it goes into excited state and becomes unstable, and again come back in original position by radiation of energy. यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने सेल में रिवॉल्व हो रहा है तो स्टेबल है, उसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। इफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब द एनर्जी गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट, वो एक्साइट में चले जाएगा। पर अगर वो दूसरे सेल में जा रहा है तो अनस्टेबल है, एंड डेफिनेटली वो वापस अगर अपने पोजीशन में अपने सेल में आना चाहता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की वो वापस वो रेडिएट करेगा। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर एनर्जी लेवल टू इनर एनर्जी लेवल, इट रेडिएट द एनर्जी। सो E2 minus E1, आउटर सेल की एनर्जी E2 है, इनर की अगर E1 है, सो दोज रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू। प्लैंक्स के अकॉर्डिंग टू h म्यू मतलब आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ओके, और इस तरह से हर कोई लाइंस की, हर कोई ट्रांजिशंस की फ्रीक्वेंसी एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी 3 पोस्टुलेट्स आपके सामने बना रखे। एक, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। Every electron is revolving around the nucleus in a fixed orbit due to angular momentum, nh upon 2 pi उसकी वैल्यू है। And third one, if electrons absorb energy, goes into excited state and becomes come back in original position, definitely by radiation of energy, and this radiation is nothing but the difference between these two cells energy. Is that clear? And वो उतनी एनर्जी रेडिएट करके अपने वापस से सेल में आना चाहता है। अब बोर्स की थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी थे दोस्तों, उसको भी एक बार क्लियरफाई कर लेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया है झीमन इफेक्ट। व्हाट इज झीमन इफेक्ट? द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। जब भी कोई एटम की स्पेक्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में से पास की जाती है तो उसको स्प्लिटिंग हो जाती है। सो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस स्पेक्ट्रा in magnetic field not explained by the theory, and this effect is called the Zeeman effect. Second effect आप लोगों को पता होना चाहिए, it cannot be explained, that is by the Stark effect. स्टार इफेक्ट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसा स्प्लिटिंग हो रहा है इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लाइन अगर स्प्लिट हो रही तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड Zeeman effect,
and the splitting of lines of spectra in electric field is called by that the Stark effect. ये दोनों भी इफेक्ट बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन नहीं किए जाते हैं। अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया तो बाकी का जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स की जो सिस्टम्स है इसके बारे में बोर्स थ्योरी कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। एबिलिटी अगर किसी एटम्स की केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने की है या नहीं है तो डेफिनेटली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी और एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी हमें दो तरह के एप्लीकेशंस यहाँ पे मिलते हैं, एनर्जी ऑफ एटम्स और रेडियस ऑफ द एटम्स। हर कोई सेल की हमें रेडियस निकालने आते हैं यूजिंग द बोर्स पोस्टुलेट्स। अगर मल्टीपल पोस्टुलेट्स अगर हम यूज किए तो एक फॉर्मूला आपके सामने आता है Rn इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन पिकोमीटर में। अब ये डायरेक्ट फार्मूला आपके सामने मैंने रखा है, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी कि कोई भी ऑर्बिट की रेडियस उस ऑर्बिट के नंबर के स्क्वायर में चेंज होती है। तो इफ यू फाइंड दैट, अगर इस फॉर्मुलेशन मालूम है तो हम फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट को कंपेयर करते हुए एवरी ऑर्बिट हैविंग द फिक्स्ड टाइम इन रेडियस और हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। सो कोई भी ऑर्बिट की रेडियस निकालने के फॉर्मूला आपके सामने आता है वो है Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, सपोज द रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट, अगर मुझे किसी स्टेट की अगर रेडियस, अगर फर्स्ट सेल की मुझे पता है, अगर मुझे नेक्स्ट सेल का अगर निकालना है तो हम लोग कंपेयर कर निकाल सकते हैं, दैट इज Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। अगर R1 स्टैंड फॉर दैट ऑर्बिट फर्स्ट की रेडियस यानी Rn स्टैंड फॉर द नेक्स्ट यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम निकाल सकते हैं। n की वैल्यू अगर हमने 2 पुट किए तो हमें सेकंड की रेडियस निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। अब हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस पे आपके सामने कुछ डाटा रखे कि R1 यानी कि फर्स्ट जो हाइड्रोजन एटम्स है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ बोर्स सेकंड ऑर्बिट ऑफ एच एटम। देखो दोस्तों, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अगर हमने निकाली तो वो 52.9 पिकोमीटर। Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आप लोगों को पता है। If you put the n is equal to 2 value, that is second orbit की अगर हमें रेडियस निकालना है तो डेफिनेटली Rn मतलब अगर सेकंड ऑर्बिट हम निकालना चाहते तो n स्क्वायर R1 फार्मूला है। By putting this data we can get your answer 211.6 picometer. This is a radius of second Bohr orbit. Is that clear? अब in this way हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is the second application of Bohr's theory to find out the energy, and वो फार्मूला आपके सामने मैंने रखा है, that is E1 is equal to minus R1 upon n square, where n is equal to orbit number. Okay, and इस तरह से हमें अगर R की वैल्यू अगर पुट करने आती है constantly, so therefore En proportional to 1 upon n square, and ये रिलेशन हम लोग यूज करते हुए कोई भी बोर्स ऑर्बिट की रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमने ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट अगर निकाला है बोर ऑर्बिट की एनर्जी का तो वो आती है E1 is equal to minus 2.18 10 to the power minus 19 जूल्स के अंदर, 18 जूल्स के अंदर। ओके, तो इस तरह से आपने एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने मैंने रखा है जूल्स के अंदर। अब इसी तरह से अगर मैंने प्रॉब्लम आपके सामने रखा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड स्टेट। अगर हमें फर्स्ट की अगर पता है तो हम सेकंड की निकाल सकते हैं। फार्मूला आपके सामने कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर है, एंड इन दिस वे अगर हमने उसको डाटा पुट किए तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आप लोगों को पता है, डेफिनेटली आप लोग इसी को यूज करते हुए नेक्स्ट एनर्जी लेवल भी निकाल सकते हो, एंड बाय पुटिंग दिस डाटा यू कैन गेट योर आंसर, दैट इज माइनस 0.545 10 to the power minus 18 जूल्स के अंदर। इस तरह से फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड की एनर्जी और मल्टीपल ऑर्बिट की एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं बाय कंपैरिजन ऑफ ईच अदर। ओके, दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। और एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख देता हूँ, कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He। अब हीलियम का मतलब आता है उसका एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है, यहाँ पे Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर। रेडियस का फॉर्मूला आपके सामने R is equal to 52.9 n square upon Z. So those atoms you have to taken, Z is taken by that. So helium के लिए Z की वैल्यू 2 आएगी और which ऑर्बिट हमें निकालना है उसका नंबर हमें पुट आउट करना है। अगर सेकंड निकालना है तो Z की वैल्यू ऑर्बिट नंबर 1 अगर निकालना है तो n की वैल्यू 1 लिखेंगे, और अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट हमारे पास है तो वो Z की वैल्यू 2 है। बाय पुटिंग दिस डाटा the radius of helium atom is equal to 26.45 picometer। इस तरह से हर कोई एटम्स का एटॉमिक नंबर
एंड सेल नंबर पुट करते हुए हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमने एनर्जी निकाल लेंगे। सपोज कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच। तो रेडियस तो हम लोग ने निकाल ली, अब एनर्जी भी उसी तरह से निकालेंगे। फार्मूला मेरे पास है कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। आपके पास डाटा, तो जेड की वैल्यू वहां पे 2 रखेंगे और ऑर्बिट नंबर तो 1 हमें रखना है। एंड इन दिस वे पूरे का पूरा आंसर आपके सामने आता है। फार्मूला आपके सामने, डाटा पुट किया है और आंसर आया -8.72 10⁻18 जूल्स में। एंड इन दिस वे डिफरेंट आइटम्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इस पार्ट्स में हमने पूरा कोर्स की तरह की पॉस्टुलेट्स, उसके एप्लीकेशंस को देखा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। तब तक के लिए रुकेंगे। थैंक यू।